नमस्कार। हिमाचल के ज्वलंत मुद्दों पर बहस के सबसे बड़े मंच मुद्दा हिमाचल का में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय उपाध्याय। पार्टी में टिकट की बाजी जीतने के बाद नेता अब चुनावी बाजी जीतने के लिए मैदान में उतरने लगे हैं। समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन करते हुए उम्मीदवार नामांकन करने पहुंच रहे हैं और फिर जनता के बीच जाकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। अलग अलग मुद्दे बता रहे हैं कि हमें वोट देने पर क्या मिलेगा और दूसरे को वोट देने से क्या नुकसान होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि जनता का मुद्दा क्या है, वो कौन से मुद्दे हैं जिन्हें जनता जरूरी मानती है, वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर जनता ईमानदारी के काम चाहती है। इसे लेकर हाल ही में चुनाव पर नजर रखने वाली संस्था हिमाचल इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने एक रिपोर्ट जारी की है। उसके मुताबिक हिमाचल में सबसे बड़ा मुद्दा सड़क है, जबकि दूसरा मुद्दा है पानी, तीसरा मुद्दा है रोजगार, चौथा शिक्षा और पांचवा मुद्दा है स्वास्थ्य। तो क्या इस बार इन्हीं 5 मुद्दों पर नई सरकार का भविष्य टिका है? आज हम इसी मुद्दे पर आम जनता की राय जानने की कोशिश करेंगे और फिर नेताओं से उस पर जवाब लेंगे। हमारे साथ आज कुछ खास मेहमान भी जुड़े हैं। आईएन मेहता साहब कांग्रेस से जुड़े हैं, मोहित सूद हैं हमारे साथ, आप बीजेपी की नुमाइंदगी करते हैं। साथ ही साथ वीरेंद्र भारद्वाज हैं हमारे साथ मंडी से और कीर्ति कौशल हमारे साथ सोलन से हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपसे बात शुरू करते हैं, इसके पहले कुछ बयान सुनवाते हैं, फिर उसके बाद हम चलेंगे सोलन और चलेंगे मंडी और उसके बाद इस पर हम अपने बहस की शुरुआत करेंगे। पूरा ट्रेंड जा रहा है। जो हमारा एक सर्वे था उसका जो एक ओपनिंग जो हमारे ट्रेंड्स आ रहे हैं, 5 प्राथमिकताएं आ रही हैं जो जनता कह रही है, ग्रामीण इलाके से भी हैं और शहरी इलाकों से भी है कि सड़क एक सबसे बड़ा मुद्दा है, पानी दूसरा मुद्दा है, तीसरा रोजगार है, चौथा जो है वो शिक्षा है, पांचवा जो है स्वास्थ्य है। इन मुद्दों पे हमें लगता है कि विकास पे जो है वो बात होनी चाहिए और उस पर वोटिंग होनी चाहिए। उस पर जो हमारे राजनीतिक दल हैं उनको भी अपनी जो उनका मैंडेट है उसको ले जाना चाहिए। देखो, जितनी इकोनॉमी बढ़ी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सुखद अनुभव है। आजकल तो राशन ही इतना लोगों को जो है बीपीएल और दूसरों में दिया जाता है, तो उससे लोग अपने गांव में सुखद जीवन बिता रहे हैं। आपने ये 2 बातें सुनी और इसके साथ साथ एक सवाल यह भी है कि क्या महंगाई हिमाचल चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है? एडीआर के सर्वे के मुताबिक जनता के मुद्दों की लिस्ट में 5वें नंबर पर है। विपक्ष भले ही महंगाई को मुद्दा बता रहा है, लेकिन बीजेपी भी महंगाई को कोई मुद्दा नहीं मानती। और इसीलिए जो आपने बयान सुने ये सवाल उसके साथ बहुत मौजूद है, क्योंकि हमने इससे पहले इसी मंच पर बात की है और अलग अलग मंच पर विपक्ष कहता रहा है कि महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, रोजगार एक मुद्दा है। लेकिन एडीआर के सर्वे को देखें तो वहाँ पर महंगाई शुरुआती कुछ अहम मुद्दों में नहीं है, रोजगार जरूर चौथे नंबर पर यह मुद्दा था। और साथ ही साथ ये भी है कि अब अगर महंगाई और रोजगार मुद्दा नहीं है, विकास का मुद्दा है, तो क्या विकास के मुद्दे पर जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी वो उतनी कॉन्फिडेंट है? तो सबसे पहले चलते हैं वीरेंद्र भारद्वाज के पास। वीरेंद्र, वहाँ लोग क्या कहते हैं? और आपने देखा ही, हमने एक सर्वे का रेफरेंस लिया है और मंत्री भी कह रहे हैं पुराने, और बीजेपी अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कहती है कि महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, रोजगार एक मुद्दा है, लेकिन उसको केवल सरकारी मुद्दे से अगर जोड़कर नहीं देखते हैं तो रोजगार के अवसर भी बहुत पैदा किए गए हैं। तो आम आदमी का मुद्दा क्या है? और उसके साथ साथ एक अहम सवाल ये भी कि क्या महंगाई इस बार के मुद्दों की लिस्ट से बाहर है? मैं मंडी जिला के उस विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं जो जिस विधानसभा क्षेत्र की हम बात करें कि प्रतिनिधित्व लंबे समय तक हिमाचल प्रदेश सरकार में जो कैबिनेट मंत्री है महेंद्र सिंह ठाकुर ने किया और जल शक्ति मंत्री वो थे। हालांकि आपने शुरुआत में एक बात भी कही कि पानी भी जो है वो एक बड़ा मुद्दा है। और धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के लोग क्या कहते हैं, हम इनसे महंगाई को लेकर भी बात करेंगे, हम बेरोजगारी को लेकर भी बात करेंगे। हमारे साथ कुछ धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं वो जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। जैसे आपने कहा कि सबसे पहले महंगाई को लेकर बात करनी है, तो महंगाई को लेकर हम बात करते हैं, लोगों से हम इनसे बातचीत करते हैं। जी, क्या आपको लगता है कि इस बार के चुनावों में महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा है या नहीं है? महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा है, पर जो भी सरकार आगे आएगी वो महंगाई के ऊपर जरूर अपना कुछ रखें। ठीक है, आपका क्या कहना है इसके ऊपर? जो भी आने वाली सरकार होगी वो महंगाई के ऊपर, हम उनसे यही उम्मीद करते हैं कि भाई महंगाई थोड़ी कम करें या अंकुश लगाए इसके ऊपर। ठीक है, इस हमारे साथ और भी कुछ युवा जुड़े हुए हैं। आपका क्या कहना है कि महंगाई कोई मुद्दा है? और जिस प्रकार से कहते हैं कि पानी भी एक बड़ा मुद्दा है, पानी की क्या समस्या थी यहाँ पर और अब क्या समाधान उसका हुआ है? जी, मेरा नाम रजनीश
मैं आपको बताना चाहूँगा, आज से 5 साल पहले हमने वो समय देखा था जब यहाँ पे पानी के लिए लोग तरसते थे, महीने महीने पानी नहीं मिलता था। एक अच्छा प्रयास पूर्व सरकार ने किया है और हमारे क्षेत्र में पानी का एक जो स्कीम है वो अच्छी स्कीम लेके आए और आज हर घर में जल, हर घर में नल लगाए। हर घर में जल। एक महंगाई आपको लगता है, एक और हमारे साथ साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, महंगाई आपको लगता है कि महंगाई कोई मुद्दा है? क्योंकि अगर सर्वे की बात करें तो सर्वे में वो महंगाई का मुद्दा जो है वो काफी नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको लगता है कि महंगाई कोई मुद्दा नहीं रहा अब हिमाचल प्रदेश में? सर, मैं बैस ठाकुर। हिमाचल में महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हिमाचल पे एक पहाड़ी एरिया है, यहाँ लोगों को ऊपर नीचे अप डाउन बहुत पड़ता है और इसके साथ साथ महंगाई तो घटनी चाहिए, क्योंकि महंगाई बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। इसलिए मैं जो भी सरकार सत्ता में आएगी उससे अपील करना चाहूँगा कि महंगाई के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। अच्छा, आपका क्या कहना है, आप क्या कहेंगे? महंगाई तो अब जो आने वाली सरकार होगी हम उनसे यही अपील करते हैं कि जो भी मतलब जो महंगाई है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अंकुश और इस पर ज़्यादा ध्यान दें। आपके जो यहाँ के मंत्री हैं उनका तो टिकट भी बदल गया, अब किसी और को जो है वो टिकट दिया गया है। अब आने वाले प्रतिनिधि से क्या उम्मीदें हैं? हम आने वाले प्रतिनिधि से हमारी ये उम्मीदें हैं, वो मतलब जो भी उनको टिकट मिला हुआ है तो बहुत ही खुशी की बात है। एक नौजवान को जो है टिकट मिला है, ठीक है। जो भी हमने अपने आंखों से देखा, जो भी नए विधायक जिनको जो टिकट मिला हुआ है, और लोगों के बीच में 15-18 साल से हम उनको देख रहे हैं। जैसे कोरोना काल जैसी महामारी हमने पिछले 2020 में देखी, तो हमने जो भी ऑब्जर्व किया कि मतलब हर एक घर में गए, जो भी कोरोना से संक्रमित लोग थे उनके घर में दवाइयाँ और सब कुछ किया। और हम यही आशा करते हैं जो भी जो हमारा विधानसभा का विधायक होगा वो हर एक बंदे के दुख सुख में पहुंचे। और चलिए, ठीक है वीरेंद्र, हम आएंगे एक बार फिर से आपके पास। अभी कीर्ति कौशल के पास चलते हैं। सोलन, कीर्ति, वहां के लोग क्या कहते हैं, उनके लिए कौन सा मुद्दा इस बार प्रभावी होने जा रहा है, क्योंकि चुनाव में महज 20 दिन रह गए अब? सर, क्या आपका नाम क्या है और क्या सारे मुद्दे आप मानते हैं? इलेक्शन के दौरान और अभी जो है यहाँ बर्निंग इशू जो है वो किसानों की समस्याएं हैं। किसानों की समस्याओं पर आज तक किसी भी राजनीतिक दल ने दिल से जो है, जो एक कोई ऐसा कि जो चाहता है कि कुछ किसानों के लिए कुछ हो जाए, ऐसा आज तक किसी ने नहीं किया। क्या मानते हैं, क्या नहीं किया किसानों ने? देखिए, किसानों के लिए जब भी इलेक्शन आते हैं तो बहुत सरगर्मियां किसानों के प्रति और किसानों से सहानुभूति और किसानों से वादे जो हैं वो हर बार हमेशा होते हैं। मैं 73 साल की उम्र है और लगभग अभी भी मैं खुद थोड़ा बहुत खेती का काम करता हूँ। ठीक है कीर्ति, हम आएंगे आपके पास, आप कुछ और लोगों से जुड़ने की कोशिश करें। अभी हमारे पास पैनल आयन मेहता साहब हैं और साथ ही मोहित सूद हैं। आप दोनों एक बार फिर से स्वागत है। आयन मेहता साहब, अभी हमने पहले ही बात की थी और रोजगार और महंगाई का मुद्दा ऐसा लग रहा था कि इसी दोनों मुद्दे पर हिमाचल प्रदेश में इस बार वोटिंग होने जा रही है। हमने एडीआर सर्वे का भी रेफरेंस लिया और कुछ लोगों से ही बात करें, हालांकि हमारा ये सैंपल साइज बहुत छोटा है, लेकिन हमने देखा कि एक थोड़ी सी तब्दीली दिख रही है। जहाँ लोग छूटते ही महंगाई की बात कर रहे थे, अब स्वास्थ्य की भी बात कर रहे हैं, पानी की भी बात कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं स्वास्थ्य में कोरोना के काल में अच्छा काम हुआ, पानी भी मुहैया करवाया गया। तो क्या आपको लगता है कि अचानक से जिस बात पर आप भी जोर देकर चल रहे थे वो मुद्दे शिफ्ट हो रहे हैं किसी और मुद्दों पर क्या, और इससे थोड़ी राहत मिलेगी बीजेपी को, रूलिंग पार्टी को? स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पानी, बिजली, ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं हर व्यक्ति की, हर नागरिक की। जब ये चर्चा में आपने लोगों से जाना है तो ये सुविधाओं के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये किसका फर्ज है, किसने यह चीज देखनी है? अगर इन चीजों की कमी हिमाचल प्रदेश में रही है तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है? हिमाचल प्रदेश की सरकार जिम्मेवार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेवार है। और आप सड़क की बात करें तो सड़कों में तो अब गड्ढे सड़क में है तब्दील हो गए हैं। सड़कों में गड्ढे नहीं है, गड्ढे सड़क में तब्दील हो गए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री तो अपने उड़न खटोला में, अपने हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, सड़कों पे तो उनका कोई ज्यादा ध्यान नहीं है। अगर आप हिमाचल में जो ये बड़े नेशनल हाईवे या किरतपुर मनाली की बात करें या शिमला परवाणु की बात करें, ये जो जितने भी हाईवेज है ये हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय की देखरेख में। वहां जब PIL फाइल हुई, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हुई, तो माननीय उच्च न्यायालय ने इसने संज्ञान लिया, तब जाके इसकी जो सुधार हुआ, इन सड़कों में सुधार हुआ, तब जाके इसमें सुधार हुआ।
प्रदेश सरकार का जो है इस पे कोई भी ना कोई इसमें देख रेख है, ना कोई इसमें कोई इंटरेस्ट है प्रदेश सरकार का। कि माननीय मुख्यमंत्री तो अपने हेलीकॉप्टर में उड़ते हैं और उनको सड़कों के बारे में तो कोई जानकारी नहीं है। तो ये ठीक है। जब मूलभूत सुविधाएं भी प्रदेश के नागरिकों को, प्रदेश की जनता को नहीं मिलेगी, तो विफलता जो है प्रदेश सरकार की, भारतीय जनता सरकार की मानी जानी चाहिए। ठीक है मोहित जी, तो इसका जवाब तो जो है प्रदेश सरकार ने और ठीक है। प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देना है। चलिए फिलहाल मोहित जी हमारे साथ हैं, मोहित जी से इन सवालों का जवाब लेने की कोशिश करते हैं। मोहित जी, एक तो कांग्रेस का जो आरोप और उसके बाद ये पाया जाना सर्वे में कि महंगाई का मुद्दा नीचे चला गया है, जबकि बहुत मुखर तरीके से कांग्रेस भी इसको उठा रही थी। हालांकि वो जो लिस्ट आई है जो लोगों के सर्वे पर आधारित है उसमें रोजगार एक मुद्दा है, लेकिन महंगाई का मुद्दा नीचे चला गया। लेकिन देखिए आपके साथ मेहता साहब कह रहे हैं कि आप आधारभूत जो विकास है उसके हर एक मोर्चे पर आप विफल रहे हैं। अब मैं एक आंकड़ा आपके समक्ष पेश करना चाहता हूं। 2012 से लेकर 2017 तक 2300 किलोमीटर सड़क हिमाचल में बनी, जबकि पिछले 5 साल में 2 साल कोविड था, फिर भी हमने 5000 किलोमीटर सड़क का निर्माण करा। कोविड के होते हुए हमने 7,60,000 घरों में नल पहुंचाया, जिससे शुद्ध पानी की हमने व्यवस्था करी। और मेरे जो मित्र हैं वो हेल्थ की बात करते हैं, तो एम्स जैसा इंस्टीट्यूट हमने 5 साल में खड़ा कर धरातल पर लाया। ऑक्सीजन प्लांट्स हिमाचल में सिर्फ 2 हुआ करते थे। शिमला आईजीएमसी का ऑक्सीजन मंडी से आता था, आज की डेट में 60 ऑक्सीजन प्लांट्स पूरे प्रदेश में चल रहे हैं। आईसीयू बेड्स, 1000 आईसीयू बेड्स हमने पूरे प्रदेश में प्रोवाइड करे। हमने सिविल हॉस्पिटल्स 6 को अपग्रेड करा। 2 सीटी स्कैन मशीन्स हमने प्रदेश को दी, जो आज तक 50 साल जब कांग्रेस यहाँ राज कर रही थी तो नहीं था। तो अब आप बताइए, डिस्पाइट 2 साल जो कोरोना था उसके बावजूद हमने इतनी इन चीजों पे जो आज के बहुत अहम मुद्दे हैं उनके ऊपर काम करा, और हम आगे भी काम करेंगे। इसीलिए जो हिमाचल की जनता है वो हमारी डबल इंजन की सरकार को दोबारा विश्वास जताकर लाना चाहती है सत्ता में। और हमारे पास इतनी अच्छी लीडरशिप है, चाहे आप सेंट्रल लीडरशिप ले लीजिए और लोकल स्टेट लीडरशिप ले लीजिए, उनका कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा है। हमारे मुख्यमंत्री जब भी दिल्ली जाते हैं कोई ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट हिमाचल के लिए आता है। इनके मुख्यमंत्री जब दिल्ली जाते थे तो सीबीआई के कुछ केसेस की पेशी भुगतने जाते थे, प्रधानमंत्री इनको टाइम नहीं देते थे। ये किस मुंह से अब गवर्नेंस की बात करते हैं, और ये किस मुंह से ये कांग्रेस के जो मेरे मित्र हैं ये इस चीज का जवाब क्यों नहीं देते हैं कि डिस्पाइट कोरोना इतना डेवलपमेंट जो प्रदेश में हुआ इनको क्यों नहीं दिखता है, और ये आंकड़ों को क्यों झुठलाना चाहते हैं। चलिए ठीक है, इसका उत्तर लेना मेहता साहब, ये दृष्टि दोष क्यों कांग्रेस में आ गया? बीजेपी मैं अभय जी एक चीज आपके माध्यम से जो है आपके दर्शकों को, मध्य प्रदेश के जनता को बताना चाहता हूं। कोविड काल में अगर ऑक्सीजन का प्लांट जो है राजा वीरभद्र सिंह जी के सरकार के वक्त, कांग्रेस सरकार के वक्त आईजीएमसी में नहीं होता तो हजारों की संख्या में यहाँ पर जो है चिराग जो है घरों के बुझते यहाँ पर। आज जनता जानती है अगर ऑक्सीजन प्लांट जो है आईजीएमसी में स्थापित हुआ है तो राजा वीरभद्र सिंह की सरकार के वक्त, कांग्रेस सरकार के वक्त हुआ है। ये बात करते हैं, एम्स की बात करते हैं, आप इनसे पूछिए एम्स में इनके पास कितने वहां पर मैंने पहले भी कहा था आपके चैनल के माध्यम से, जो डॉक्टर जो है कितने डॉक्टर्स की नियुक्ति वहां पर हुई है। क्यों वहां पर बाहर जो है एम्स खुलने के बावजूद भी वहां बाहर जो पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए पीजीआई जाना पड़ता है या आईजीएमसी आना पड़ता है। जितने भी स्पेशलिस्ट है, कितने स्पेशलिस्ट है बताए जरा आज, ये वहां पर कोई स्पेशलिस्ट कोई नहीं है, और एम्स का फट्टा उन्होंने वहां पर लगा लिया है। मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट जो है वहां पर खुला है, लेकिन सुविधाएं दीजिए। मैंने आपको पहले भी ये बात जानकारी दी थी कि भाई वहां से ओपीडी जो है क्यों गिर गई है, वहां पर कोई पेशेंट जाना नहीं चाहता है क्योंकि वहां पर कोई भी स्पेशलिस्ट जो है डॉक्टर वहां पर नहीं है, तैनात नहीं किए गए। ये तो नाम के लिए जो है चुनाव का शगुफा जो है इन्होंने वहां। चलिए आप ही दोनों स्क्रीन पर हैं, आपके सामने मोहित जी हैं, वो मोहित जी जवाब देंगे। मोहित जी इन आरोपों का जवाब दे दीजिए। उसको तैयार करिए, डॉक्टर्स को वहां पर लाइए, तभी तो लोगों को सुविधाएं मिलेगी। हम स्वागत करते हैं ऐसे इंस्टीट्यूट का, स्वागत करते हैं। जो इंदिरा गांधी मेडिकल इंस्टीट्यूट है वो कौन से सन में शुरू हुआ था और उसकी डेवलपमेंट आज भी चली हुई है। एम्स का इंस्टीट्यूट 2017 में शुरू हुआ था, 2022 में हमने उसको देश की जनता को समर्पित किया। वी वेलकम दैट, हम उसका वेलकम करते हैं, लेकिन वहां पर जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर जब रखेंगे तभी लोगों को स्वास्थ्य। देखिए वहां 70 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स अभी भी आज अपनी जो है सेवाएं मोहित दे जी, रहे हैं, रोज ओपीडी वहां पर हो रही है। पड़ रहा है भी
और आईजीएमसी आना पड़ रहा है। तो आप डॉक्टर्स की तैनाती वहां पर कीजिए, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को रखिए। एम्स जो है बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट जो है हिंदुस्तान में माना जाता है, वो एम्स की क्रिएशन अगर भारतवर्ष में हुई है तो कांग्रेस पार्टी के वक्त हुई तो है। मैं आपका एक टूर ऑर्गेनाइज कराता हूँ जिसमें हम आपको लेकर जाकर पूरा एम्स का जवाहरलाल नेहरू जी की सोच थी, इंदिरा गांधी की सोच थी उस वक्त एम्स। ठीक है मेहता साहब, ये जो इनका ऑफर है इसको आप क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेते हैं? ये बोल रहे हैं कि चलिए एक टूर ऑर्गेनाइज करवाते हैं, आपको लेके चलते हैं और पूरे एम्स का दौरा करवाएंगे और बताएंगे कि कौन कौन से लोग हैं। आप चलिए, उसके बाद आपको उत्तर अपने आप मिल जाएगा जब आप अपनी आंखों से देखेंगे कि वहां पर क्या क्या हुआ है और कैसे कैसे हुआ है, कौन कौन डॉक्टर है, कितना वहां रोज ओपीडी हो रहा है और क्या क्या सेवाएं हम गरीब जनता को दे रहे हैं। नहीं, मैं स्पेशलिस्ट की बात कर रहा हूँ मोहित जी, वी आर नॉट अगेंस्ट द डेवलपमेंट। अब आप पहले दिन ही बोले कि सारा ये एम्स बिलासपुर एम्स दिल्ली की तरह चले, तो हम एक फूल्स पैराडाइज में रहने की वाली बात कर रहे हैं। हमें प्रैक्टिकल बात, व्यवहारिक बात करनी चाहिए, जो धीरे धीरे हम इस एम्स को हमने पूरा आपको आश्वस्त कराया कि हम इसको एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट बना कर देंगे। चलिए ठीक है, आपके पास, आप दोनों ही के पास एक बार फिर से लौटेंगे, चलते हैं वीरेंद्र भारद्वाज के पास। वीरेंद्र, जैसा कि आपने देखा अभी गर्मा गर्म बहस चल रही है एम्स के मुद्दे पर और स्वास्थ्य के मुद्दे पर, कई मुद्दों पर वहां के लोगों ने बात की है। क्या एम्स का बनना राज्य के लोग एक बड़ी उपलब्धि मानते हैं और उनको लगता है कि स्वास्थ्य को लेकर उनकी जो बड़ी समस्याएं हैं उससे उनको निजात मिल जाएगी? जी बिल्कुल, मैं सीधे लोगों से बातचीत करता हूं। जैसे कि बिलासपुर में एम्स बना है और ये एक बड़ा स्वास्थ्य का संस्थान होता है, तो इसे आप प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि मानते हैं या आपको लगता है कि ये सिर्फ बड़ा संस्थान ही बनकर रह जाएगा और उपचार के लिए कहीं बाहर ही जाना पड़ेगा? बिल्कुल बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसकी जरूरत थी और सरकार ने, जो भी सरकार थी उसने अच्छा काम किया है कि लोगों के लिए चंडीगढ़ पीजीआई जाना पड़ता था, वो हमारे काम यहाँ नज़दीक हो जाएंगे, तो लगभग घंटे भर में हम वहाँ पहुँच जाते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है। आप क्या कहेंगे? ये सर, ये बहुत अच्छी अचीवमेंट है और इस चीज़ की जरूरत थी हिमाचल वासियों को। तो कोई भी इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन का होना मतलब बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट रही कि हमारे को हिमाचल में एम्स दिया गया। ठीक है, आप कहेंगे कुछ? ये भारत सरकार का सर बहुत ही अच्छा निर्णय है जो हिमाचल के लिए एम्स दिया है, बहुत ही बड़ी गिफ्ट है ये, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम भारत सरकार का। लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं लगता है कि जो एम्स की सौगात मिली है वो एक बहुत बड़ी सौगात यहाँ हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए जो है वो है और लोगों को इससे आने वाले समय में बेहतर सुविधाएं जो है वो मिलेंगी। ठीक है, चलिए कीर्ति के पास चलते हैं जो सोलन में मौजूद हैं। कीर्ति, वहाँ क्या कुछ लोगों से आप बात कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि क्या एम्स के आने से उनको लगता है कि एक बड़ा जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है उसकी सुविधा मिल गई हिमाचल के लोगों को, और साथ ही साथ ये भी जानिए कि क्या लोकल लेवल पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं सरकार की तरफ से मुहैया कराई गई वो पर्याप्त है, उससे वो संतुष्ट हैं? इन दोनों ही सवालों पर आप जवाब लेने की कोशिश की। जी, जैसे एक तरफ तो जो सरकार ने एम्स खोला है यहाँ पर, और अगर यहाँ पर बात करें स्वास्थ्य सेवाओं की, तो आपको क्या लगता है कि जो स्वास्थ्य सेवाएं कितनी यहाँ पर अच्छी है? स्वास्थ्य सेवाएं कुछ बहुत अच्छी तो नहीं है। अब यहाँ जो अभी तक जो एग्जिस्टिंग जो हमारा हॉस्पिटल है वहाँ पर बहुत हर डॉक्टर्स की और इंफ्रास्ट्रक्चर की सारा जो मशीनरी जो कोई ख़राब हो गई तो ठीक नहीं होती, तो यहाँ पर जो है ना हेल्थ का इतना ज़्यादा नहीं है और यहाँ जो है वो और आप क्या मानते हैं कौन से और मुद्दे हैं जो यहाँ पर होने चाहिए? सर, यहाँ पर एक तो बेरोजगारी को मिटाने का प्रयास अगर किया जाए, युवाओं के साथ इस तरह की बात जो कई पार्टियों ने पहले की भी थी, लेकिन धरातल पर ये अभी तक चीज़ देखने को नहीं मिली है। यहाँ पर बाहर से कई जानी मानी कंपनियां आ सकती है, रोजगार मेले का आयोजन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ सरकार ने अभी तक किया नहीं है। और आने वाले समय में जैसा भी चुनाव के समय में होता है, कई लोग इस बारे में विचार विमर्श करते दिखे हैं, लेकिन यदि ये कोई धरातल पर इस चीज़ को लागू करता है तो ये युवाओं के साथ बहुत बड़ा नेक कार्य माना जाएगा। ठीक है, चलिए कीर्ति, हम लौटते हैं आपके पास से, वक्त की कमी है हमारे पास। मोहित सूद जी, आपने सुना कि ठीक है कि एम्स को लेकर बहुत ही अच्छी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं लोगों की, लेकिन लगातार एक समस्या तो ये संज्ञान में आपके भी आई होगी कि स्थानीय स्तर पर जो प्राथमिक सेवाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उनको लेकर लोगों में थोड़ी सी नाराज़गी रहती है। कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, डॉक्टर्स नहीं आते, दवाओं की कमी होती है, तो इसको क्या कैसे एड्रेस करेंगे आप, क्योंकि ये भी एक स्वास्थ्य का मुद्दा भी तो एक बड़ा मुद्दा है। जी बिल्कुल, मैं इनसे सहमत हूँ, लेकिन जो पिछले 5 साल के आप आंकड़े देखिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो बीजेपी ने काम करा है, उसमें जो पीएचसीज को अपग्रेड करा है सीएचसीज में, वो भी एक 5 साल के टेन्योर में हाईएस्ट है।
जितने हमने सिविल हॉस्पिटल्स अपग्रेड करे हैं वो भी हाईएस्ट है, जितना हमने मशीनरी पूरा इन सिविल हॉस्पिटल्स को दिया है वो भी हाईएस्ट है। सीटी स्कैन मशीन्स की बात कर लीजिए, एमआरआई मशीन्स की बात कर लीजिए, वो भी आज तक जितना सबसे ज्यादा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर सकते थे हमने कराए। और डिस्पाइट कि 2 साल हमारे कोविड वाले पीरियड तो में क्या आपको निकल लगता है आपने गए। इतना काम कर दिया कि आने वाले वक्त में जो भी सरकार आए, आपकी आए, कांग्रेस की आए, जो भी आए, उसके लिए इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा अब काम करने के लिए नहीं बचा है? क्या आप ये कह सकते हैं पूरे आत्मविश्वास के साथ? जी नहीं, देखिए जो भी ये हेल्थ का है, ये एवरीडे देयर इज अ न्यू टेक्निक दैट कम्स इन द हेल्थ अरेना, तो हमें हमेशा इसको अपग्रेड करते रहना है और अच्छी चलिए ठीक सुविधाएं है। प्रदेश की मेहता साहब, एक लास्ट रिएक्शन आपसे। आपने भी लोगों की बात सुनी और ये भी कहा, बाद लास्ट में एक रिएक्शन ये भी आया कि बेरोजगारी का भी मुद्दा है। यानी आपके लिहाज से क्या मुद्दा रहने वाला है सबसे अहम, और आप किन मुद्दों को लेकर आपके जो कैंडिडेट्स हैं वो जा रहे हैं चुनाव में? अभय जी देखिए, महंगाई का मुद्दा, बिल्कुल महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है। पीपी किट का घोटाला जो है, सबसे पहले जब हिमाचल प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में जो है हिमाचल प्रदेश जाना जाता था पीपी किट में, और इनके भाजपा के अध्यक्ष को उसमें जो है इस्तीफा देना पड़ा। तो भ्रष्टाचार, प्रशासनिक फेलियर। चलिए ठीक है, आप इन मुद्दों को लेकर आप पहुंचिए लोगों के बीच में, और बीजेपी पहुंचेगी अपने सरकार के उपलब्धियों को लेकर। आज हमारे पास वक्त इतना ही है इस चर्चा के लिए। तो मोहित सूद जी आपका, एन मेहता साहब आपका, वीरेंद्र आपका, और कीर्ति आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दा हिमाचल का में आज इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल। नमस्कार।